प्रोफेसर शशि, मैं एक चीज जरा समझू। अमेरिका में एक बात आपसे इसलिए क्योंकि बाकी पॉलिटिकल बात तो होती रहती है, इंस्टीट्यूशंस बहुत मुश्किल से बनते हैं। और अमेरिका में मतलब हम सब लोग अमेरिका के जो कैपिटलिज्म है या उनका है उसके बहुत क्रिटिक रहे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई के हम सब लोग कायल रहे हैं। जितना R&D में, जितना रिसर्च में, जितना वहाँ के बच्चों को सिखाने में वो विश्वास रखते हैं, वो शायद इस तरह का है कि जो देखने लायक है, और उसको उसको रेप्लिकेट अगर कर सकें तो बिल्कुल करना चाहिए। चीन ने भी जब जब देखा तो चीन का हरदम ये स्टैंडर्ड होता था कि अमेरिका से बेहतर कैसे कर ले। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं, अब प्रोफेसर साहब मुझसे ज्यादा तो आप जानते होंगे, जैसे वहां की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं जो गवर्नमेंट फंडेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले की, जहां के हम लोग के कई दोस्त वहां से पढ़ के आए हैं, बर्कले का ये सब जगह का बजट काटते जा रहे हैं, और बिल्कुल वो टिपिकल हिंदुस्तान के वो एजुकेशन के बजट काट रहे हैं। उनके हिसाब से ये सब वाहियात चीजें हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, एक इंस्टीट्यूशन को, एक यूनिवर्सिटी को 200-200, 300-300 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत बड़ा इतिहास है उसके। उसके एक एक यूनिवर्सिटीज के पास 50-50, 60-60 नोबेल पीस प्राइज वाले हैं, पीस प्राइज माफ कीजिएगा, नोबेल प्राइज वाले हैं। मैं ऐसे में जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये जो इंस्टीट्यूशंस, ये कुछ नेतृत्व आके अमेरिका में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशन को तोड़ने का काम करते हैं, फिर ये सदियों लगेंगी या बहुत लंबा समय लगेगा। तोड़ तो दिया 4 साल में, यहाँ पे 11 साल में बहुत सी चीजें की, लेकिन उसको रीबिल्ड करना एक हेवी प्राइस होगा। इसको कैसे आप देख रहे हैं कि जो अमेरिका का इंस्टीट्यूशन अमेरिका के अहित में काम कर रहे हैं, हो सकता है फाइनेंशियली वो बहुत अच्छा कर लें, ग्रीनलैंड को भी कब्जे में कर लें, कनाडा के ऊपर भी कब्जा कर लें, लेकिन एंड ऑफ द डे जो इंस्टीट्यूशन है वो ही नहीं रहेंगे वहां। प्रोफेसर शशि जी नमस्कार। इससे पहले कि मैं अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर कुछ कहूं, 2-3 बातें थोड़ी कहनी थी। एक तो यह है कि अमेरिका में जो संसद है उसी को कांग्रेस कहा जाता है, यानी दोनों सदनों के संयुक्त नाम है कांग्रेस। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। और सीनेट जो राज्यों का सदन है, जहां 2 सदस्य होते हैं, तो वो इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स के कॉन्सेप्ट पर वो बना है। और डेफिनेटली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तुलना में बहुत शक्तिशाली है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदनों में से वो है। और यहाँ तक कि उसके पास बजट को भी पास करने के विषय में इक्वल राइट्स हैं, सिर्फ मनी बिल वहां इंट्रोड्यूस नहीं होते, अदरवाइज सीनेट के पास इक्वल अधिकार हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, जो इम्पीचमेंट होता है, वो इम्पीचमेंट जो है वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें इंट्रोड्यूस होता है, और इंट्रोड्यूस होने के बाद जो भी उसके आरोप होते हैं, चाहे वो रिश्वतखोरी का मामला हो, ट्रिजन का मामला हो, बहुत हाई लेवल के क्राइम्स हो, वो सारे जो भी हैं, वो आरोप लगाए जाते हैं और सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, नो स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड। और उस सदन की संख्या 435 है, 435। तो ये तो अंततः जो मामला इम्पीचमेंट में अटकता है, आप जानते हैं कि 2-2 बार जो है ट्रंप के खिलाफ भी जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पारित हो गया। वहां से सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा आरोप को जो है वो सिद्ध करते हुए कहा कि बस अब सीनेट जाने। और जब सीनेट में ये जाता है, तो सीनेट में उस समय जो सीनेट के जो होते हैं सभापति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो प्रिजाइड नहीं करते। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका उसको प्रिजाइड करते हैं, यानी कि सीनेट सिट्स लाइक ए कोर्ट, वो कोर्ट की तरह बैठता है। और जो आरोपी राष्ट्रपति हैं, जिन पर आरोप लगा के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने भेजा है, वहां पे या तो स्वयं जाकर के कटघरे में खड़े होकर सफाई दे सकते हैं या उनका वकील। और सीनेट में 2/3 जो है वो चाहिए, रिक्वायर्ड, यानी कि अगर 100 उसके सीट्स हैं तो 2/3 चाहिए, तभी वो पारित होगा। ये दोनों बार जो है ट्रंप सीनेट में बचे, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि वहां जो पार्टी सिस्टम है वो बहुत रिजिड पार्टी सिस्टम, यानी कि डिसिप्लिन नहीं है वहां के। तो ये क्रॉस वोटिंग इज वेरी कॉमन इन अमेरिका, आइदर इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट, बहुत कॉमन है। तो इसमें काफी
खरीद फरोख्त कह लीजिए या प्रभाव का इस्तेमाल करें, जो भी है वो सारी चीजें हैं। तो सीनेट में पारित होना है। आज तक अमेरिका में कोई भी इम्पीचमेंट पारित नहीं हो पाया। उसका कारण यही है कि सीनेट में फिर किसी प्रकार से, और चूंकि क्रॉस वोटिंग है, तो क्रॉस वोटिंग है, तो अगर उस पार्टी को मेजोरिटी भी है, जिस पार्टी का प्रेसिडेंट है, तो भी संभव है कि वो पारित ना हो, क्योंकि प्रेसिडेंट हैज दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस टू अट्रैक्ट द मेंबर्स। तो एक ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इसीलिए ट्रंप दो बार बचे हैं। अगर इस बार भी ट्रंप के ऊपर, हालांकि एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति है जिसके ऊपर तो रोज एक जो है इम्पीचमेंट होना चाहिए, जितना झूठ बोलता है, जिस प्रकार की अमेरिका के संबंध में बातें करता है, दुनिया भर में अनर्गल प्रलाप है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ बोलता है, यानी कि जो भी बोलता है वो उल्टी सीधी बातें ही करता है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो निरंतर इम्पीचमेंट हो। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वहां अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में भी, जहां सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंस, ये सारी चीजें, उनके खिलाफ भी पिछली बार भी नहीं पारित हुआ, इस बार भी हो पाएगा। आई हैव सीरियस डाउट, यानी इन केस इट इज ब्रॉट इन दी कांग्रेस। तो एक ये भी समझना जरूरी है। बट अब रही बात की, जो बात आप कह रहे हैं अभी इंस्टीट्यूशंस के संबंध में, खास करके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तो आप जानते हैं कि ट्रंप भी शिक्षा विरोधी है, बिजनेसमैन तो है। अरे पैसा तो हम तमाम तरह के ट्रेडिंग करने वाले बिजनेस कम्युनिटी के लोग कमा लेते हैं। हम लोग के शहरों में भी जितने जो है वो बिजनेसमैन और इस तरह के होते थे पैसे वाले लोग, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते थे, बहुत मुश्किल से कोई हाई स्कूल पास है, वो भी कोई इंटर पास है, लेकिन उनके पास अकुत संपत्ति होती थी, क्योंकि व्यापार से, वाणिज्य से, बिजनेस से वो पैसा कमा लेते हैं। तो बिजनेस का जो टैक्स है वो एकदम डिफरेंट है, वो स्किल एकदम डिफरेंट है। और ये तो खुद ही पढ़ा लिखा नहीं है ट्रंप बहुत ज्यादा जो है, और ये जो है एक प्रकार का ड्रॉप आउट और सारी चीजें। तो शिक्षा विरोधी तो स्वतः है। मोदी क्यों शिक्षा विरोधी है? क्योंकि स्वयं जो है पढ़ा लिखा नहीं है, और दूसरे जब उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसने कुछ फेक डिग्री अपने लिए जो है इकट्ठा कर लिया, जबकि कई बार वो कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो कभी कॉलेज गया नहीं, मैं तो हाई स्कूल नहीं गया, वगैरह वगैरह बातें। इसका मतलब है कि ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, उसके कारण जो है, या तो आप जैसे कि मोदी जी ने फेक डिग्री ले ली, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री ले लिया उन्होंने, और दूसरी तरफ ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि क्या करना है फेक डिग्री लेकर के, और इसलिए ऐसे तमाम विश्वविद्यालयों को जो पूरी दुनिया में नाम रखते हैं, जो रैंकिंग है वर्ल्ड रैंकिंग में, कई बार जो है 7-8 अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो उस रैंकिंग में आ जाते हैं, तो मतलब 10 में जो है। तो इसका मतलब है कि ये तमाम यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा जिस प्रकार की दी जा रही है, और एक और इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जब राइट एजुकेशन दिया जाता है, सही एजुकेशन दिया जाता है, साइंटिफिक एजुकेशन मेथड होते हैं, तो एक क्रिटिकल नॉलेज जनरेट होता है वहां से। यानी वो क्रिटिकल नॉलेज सवाल करना भी सिखाता है, और वो खुद सवाल करता भी है। तो इसलिए मॉडर्न टाइम्स में, और खास करके पिछले 1-2 सेंचुरी में, कितना अमेरिका ने पॉलिटिकल साइंस और तमाम सोशल साइंसेस में इतने रिसर्च हुए, नई नई जो है थियरी आई, ये सारा सब में उसका रोल है। पॉलिटिकल साइंस में तो 90% जो है मॉडर्न रिसर्च में अमेरिका का योगदान रहा है, तमाम ऐसे। तो इसका मतलब है, और वो सवाल किससे करता है? वो तो सत्ता से सवाल करता है। सत्ता में बैठे हुए लोगों की शक्ति को जो है वो जनता के समक्ष रखता है कि भाई ये कैसे पावर्स जो है एक प्रकार से अगर अधिक होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होगा, तो नागरिकों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। तो ये स्वाभाविक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे, अपने तमाम पैनलिस्ट साथियों से पूछता हूं, जेएनयू क्यों मोदी की आंखों में चुभता है? क्यों जेएनयू जो है वो तमाम संघियों की आंखों में चुभता है? उसके खिलाफ लगातार वो षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि वो शिक्षा का एक ऐसा केंद्र है जहां से ऐसे ह्यूमन माइंड को जनरेट किया जाता है जो सत्ता को चुनौती देता है, जो सत्ता के ऊपर सवाल उठाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी भी रिसेंटली देखा होगा, तो सिमिलरली चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या बर्कले हो या तमाम जितने यूनिवर्सिटीज हैं, वो ट्रंप की आंखों में इसलिए चुभते हैं। तो आप सवाल है, ये जो ऑटोनमस जो बॉडीज हैं, पब्लिक फंडेड भी हैं, और उसके बहुत सारे अपने जो रिसोर्स भी वो जनरेट करते हैं, तो आखिरकार आप कैसे रोकेंगे उसको? तो रोकेंगे कैसे? तो फंड में कटौती करने की कोशिश करेंगे, पैसा नहीं देंगे। पैसा नहीं देंगे तो फंड के कारण जो है वहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रभावित होगा, इंस्टीट्यूशन कमजोर होगा, दुनिया में जो अब तक नाम है, क्योंकि
उनको इंस्टीट्यूशन के द्वारा नाम नहीं कमाना है। ट्रंप जैसे एक लगभग अशिक्षित व्यक्ति मैं मानता हूं, क्योंकि जब भी उसकी भाषा में सुनता हूं तो फिर या तो पास में बैठे हो तो उनका सर पीटने का मन करता है, और जब वो सामने होते नहीं है तो लगता है अपना ही सर पीट लूं, और क्या विकल्प है। तो इसका अर्थ ये होता है कि उनकी आंखों में ये तमाम जो उच्च स्तरीय शिक्षा देने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रिसर्च करने वाले इन एवरी फील्ड, नॉट ओनली इन साइंस, इन एवरी फील्ड, वो इतना डेवलप्ड उनका जो है वो एजुकेशनल सिस्टम है और उनकी रिसर्च की क्वालिटी है, तो वो लगातार उनकी आंखों में चुभ रहा है। और इसीलिए उनकी कोशिश हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को और कई यूनिवर्सिटियों को फौरन कह देते हैं ये तो हार्वर्ड जो है वो तो कम्युनिस्टों का है। अब उसको समझ भी नहीं कि व्हाट इज कम्युनिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म। उसको उसको कोई बैठा के पूछे कि भाई कम्युनिज्म के विषय में हाउ मच यू नो अबाउट कम्युनिज्म, को जानते हो क्या, किस आधार पर कह रहे हो, तो उसको नहीं पता है। लेकिन क्योंकि उसे लगता है कि जो ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है या जो ज्ञान लोगों ने हासिल किया है वो कहीं न कहीं उसकी सत्ता को और जो अधिनायकवादी प्रवृत्तियां हैं उसको चुनौती देगी। तो चुनौती देगी तो निस्संदेह जो है उसको डर सताता है, डर सताता है ज्ञान से। तमाम इस प्रकार के, आप हिटलर के विषय में पढ़ लें, हिटलर ने तो जर्मनी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना बंद कर दिया, कहने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? पॉलिटिकल साइंस विल टॉक अबाउट राइट्स एंड फ्रीडम एंड इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस। तो इसका मतलब है कि ये सारी बातें हैं, और यही कारण है कि ट्रंप की लगातार कोशिश है कि अमेरिकन विश्वविद्यालयों को किसी प्रकार से जो है फंड की कटौती कर दो, अन्य प्रकार से तंग करके जो है उसकी जो गुणवत्ता है और पूरी दुनिया में जो उसका नाम है उसको रोकें। तो ये उसकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, दूसरा सत्ता को चुनौती देने वाली प्रवृत्तियों के वो खिलाफ है। तो इन तमाम चीजों के संदर्भ में हमें ट्रंप की इस नीति को समझने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर राकेश बस चलते चलते क्लोजिंग। हाँ, मैं बिना सवाल के दो बातें जोड़ देता हूं सर, बिना सवाल के, फिर अनुमति लूंगा। एक तो सबसे बड़ी खबर आज रात को आने वाली है अमेरिका से, अब से चंद घंटे बाद जब वहां 9 तारीख लगेगी तो अदालत बैठेगी सुप्रीम कोर्ट, तो ट्रंप ने जो टैरिफ थोप रखे हैं उस पर फैसला आने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ट्रंप को यह विशेषाधिकार नहीं था, इस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति टैरिफ नहीं थोप सकता दुनिया भर पे, तो पूरी दुनिया में उसका असर होने वाला है। सारी दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। यद्यपि इसमें एक पक्ष और भी है, अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप समर्थक जजों से भरा हुआ है। वह जो पहले संख्या थी उसको ट्रंप ने अपने पक्षधर न्यायाधीशों से भर दिया है। तो फैसला क्या हुआ हम नहीं जानते। दूसरी जानकारी संक्षेप में ये कि जो अभी अभी कुछ घंटों पहले अमेरिका की तरफ से बात आई थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं की है, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सन 2025 में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की 8 बार बात हुई है। ये और भी चिंता की बात है कि अगर हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से साल में 8 बार बात करे, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ थोपते चले जा रहे हैं और अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रही है, तो यह भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। जी आनंद जी, मैं अनुमति लूंगा सर। अच्छा, आप निकल आनंद जी, आनंद जी एक दो बातें इसमें ऐड कर दूं जो वहां टेक्निकल सवाल हैं। एक तो ये है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जो है जिसको पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, वो किसी भी कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानून, यहाँ तक कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स प्रेसिडेंट के, उन तमाम को वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। आपको याद होगा कि इस ट्रंप ने आते ही क्या किया था कि बहुत सारे लोगों की, यानी कि जो लोग विदेशों के होते हैं और अगर उनके बच्चे अमेरिका में पैदा हो जाएं तो उनको जो है बर्थ राइट जो है सिटीजनशिप का मिल जाता था, उसको उन्होंने जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा जो है निरस्त कर दिया। लेकिन कोर्ट ने जो है उनके उस आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया, ताकि नहीं, ऐसा आप कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? संविधान के संशोधन के द्वारा जो है सिटीजनशिप का जो बर्थ राइट, यानी बर्थ के द्वारा जो सिटीजनशिप मिलता है बाय बर्थ, वो वहां है। तो मुझे लगता है कि इस बात को भी समझना, और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट अभी भी बहुत पावरफुल है। नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, उसके अधीन जो सर्किट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, जो फेडरल कोर्ट कहलाते हैं, वो भी बहुत पावरफुल है। तो इसका मतलब है
और एक और जो सवाल उठता है ना कि नियुक्तियों के द्वारा आप कितना सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं। कई केसेस में देखे गए कि जिन जजों को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया और सीनेट ने अप्रूवल दिया, जो बिना सीनेट के अप्रूवल के वो फंक्शनल नहीं होता है, उसके बाद में उसी जज ने जब फैसला करने का समय आया, और आपको याद कीजिए पिछली बार चुनाव को लेकर के भी ट्रंप को उस जज ने ही धक्का दिया था कि नहीं नहीं नहीं, चुनाव में कोई इस प्रकार की धांधली नहीं हुई है, और वो जज उन्हीं के द्वारा उस समय नियुक्त हुआ था। तो जब न्याय के प्रति आप समर्पित होंगे, संविधान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता होगी, तो आप व्यक्ति के अनुरूप जो है आचरण और न्याय नहीं करेंगे, आप संविधान की व्याख्या करेंगे। बस मुझे इतना कहना।